मंच दर्शन, मंच की हमसे अपेक्षा, मंच को हमारी अपेक्षा, हमारा इतिहास, ये सब जाना। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि मंच के कौन से गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स हैं। गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स का इससे अच्छा हिंदी रूपांतर मेरे को नहीं मिला, तो मैंने उसका नाम रख दिया है आधार स्तंभ दस्तावेज। जो हमारे मंच के जो आधार स्तंभ दस्तावेज हैं, अब हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और वो है, पहला हमारा संविधान, और दूसरा है हमारा शाखा दिशा निर्देश। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सॉरी, सेकेंड इज आवर ब्रांच मैनुअल। मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने इनके जरूर दर्शन किए होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं वो जूम के माध्यम से हमारे मंच दर्शन का संविधान का दर्शन कर सकते हैं। और सेकंड है हमारे ब्रांच मैनुअल, शाखा दिशा निर्देशिका। ये दोनों गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स है, आधार स्तंभ दस्तावेज हैं, जिनके जिसमें हमारी कार्य प्रणाली, हमारी शैली, हमारा क्या विस्तार होगा, हमारे क्या संवैधानिक पद होंगे, हमारे क्या संगठन का एक रचना होगी, संगठन किस तरह से काम करेगा, वो सारी चीजें इन दो दस्तावेजों में परिभाषित है। आगे की स्लाइड्स में मैं मुख्य बिंदु टच करूंगा संविधान और शाखा दिशा निर्देश के बारे में। जरूर पढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ता हूं। संविधान, अगर हम संविधान की बात करें तो यह मूलतः 3 भागों में विभाजित है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पहला है नियमावली, दूसरा है परिशिष्ट क और तीसरा है परिशिष्ट ख। पहले में क्या है, ये मूलतः राष्ट्रीय नियमावली की बातें करता है। राष्ट्र क्या होगा, राष्ट्र के पदाधिकारी कौन होंगे, उनकी क्या कार्य संरचना होगी, उनकी क्या समितियां होगी, वो राष्ट्रीय नियमावली में है पहले खंड में। दूसरे खंड में है प्रांतीय नियमावली, जिसमें कि प्रांत कैसे बनेगा, प्रांत कैसे चलेगा, उसकी क्या समितियां होंगी, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा। इन बिंदुओं पे हम आगे के स्लाइड्स पे भी टच करेंगे। और तीसरा खंड है शाखा नियमावली की। शाखा जो कि हमारे संगठन का एक बेस है। हर कार्यक्रम सिर्फ शाखा ही कर सकता है, प्रांत और राष्ट्र कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, कार्यक्रम सिर्फ शाखा ही कर सकती है। तो शाखा हमारे नींव है, नींव का पत्थर है, और उसको कैसे संरचना देनी है, कैसी कार्यकारिणी होगी, कितने लोग कार्यकारिणी में होंगे, उनके कार्य क्षेत्र क्या होगा, कौन मेंबर बन सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी शाखा नियमावली में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला खंड जैसा मैंने कहा नियमावली है, जिसके जो कि राष्ट्रीय नियमावली है। अब इसमें हम सिर्फ हेडिंग्स को ही कवर करेंगे, उसके आगे की डिटेल्स में ना हमारे पास अभी समय है, क्योंकि ये तो समुंदर है। मैं सिर्फ आपको कुछ बिंदुओं पे ही अपना जानकारी दे रहा हूं। पहला है कि साधारण, कि खंड का, पहले खंड का नाम है साधारण, दूसरा है सदस्यता, तीसरा है संगठन कैसा होगा, चौथा है राष्ट्रीय सभा का क्या स्वरूप होगा, फिर पांचवा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का क्या स्वरूप होगा, छठा है चुनाव किस प्रक्रिया से होंगे, किस माध्यम से होंगे, किस कार्यकाल में होंगे, कौन उसके लिए कार्य करने के लिए उनको एलिजिबल हैं। सातवां है राष्ट्रीय अधिवेशन, सातवां है राष्ट्रीय अधिवेशन। आठवां है उप समिति एवं उनके अधिकार, उप समिति एवं उनके अधिकार। और नौवां है विधि की उपबंधन। ये राष्ट्र के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है। अगर किसी को कुछ ऐड करना है इसमें तो प्लीज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे अधिक डिटेल में अभी नहीं जा सकते। आप लोगों का आदेश हो तो मैं आगे बढ़ूं, या कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। रवि जी मैं आगे बढ़ूं? हाँ भैया आप आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा खंड है परिशिष्ट का, जिसमें कि प्रांतीय नियमावली के बारे में सभी चीजें परिभाषित हैं। पहला है नाम,
प्रांत का नाम किस तरीके से बनाया जाएगा उसके बारे में विवरण है। दूसरा है उसका कार्यालय कैसा होगा, कहाँ होगा, प्रांत के उद्देश्य क्या होंगे, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके कौन सदस्य होंगे, उसके सदस्य शुल्क क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रांत मेंबर से डायरेक्ट सदस्य शुल्क नहीं लेता है। ये सदस्य शुल्क का मतलब है जो शाखा सदस्य शुल्क लेती है उसमें से 300 रुपए राष्ट्र को जाते हैं और उस 300 रुपए में से 1/3 100 रुपए प्रांत को दी जाता है अपने कार्यक्रमों को करने के लिए। तो ये सेक्शन उस सदस्यता शुल्क की बात कर रहा है। मारवाड़ी युवा मंच में हम सदस्य सिर्फ शाखा के बन सकते हैं, प्रांत या राष्ट्र के नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात, हम शुल्क सिर्फ शाखा को देते हैं, प्रांत और राष्ट्र को कोई शुल्क नहीं देते हैं। इस चीज को मैं चाहता था यहाँ पे ऐड करना। उसके बाद प्रांतीय सभा का क्या स्वरूप होगा, कर्तव्य और अधिकार क्या होंगे प्रांतीय अधिकारियों के, बैठकें कितनी होंगी, कार्यकारिणी समिति का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन उसके मेंबर होंगे, चुनाव कैसे होंगे प्रांत के, कौन एलिजिबल है, किस ड्यूरेशन में है, उन सारी चीजों को लिखित रूप से परिभाषित रूप से खंड 2 में दिया हुआ है हमारे संविधान में। उसके बाद निर्वाचक मंडल कैसा बनेगा, उम्मीदवारों की योग्यता कैसे तय होगी, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं प्रांतीय कार्यकारिणी में आने के लिए, चुनाव की क्या प्रणाली हम लेंगे, प्रांतीय अधिवेशन कब होंगे, कैसे होंगे, कौन ऑर्गेनाइज करेगा, किस कार्यकाल में होंगे, किस तरह से होंगे, उन सारी चीजों का विवरण है। उसके बाद प्रांतीय अधिवेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्वागत समिति कैसे बनेगी उसके बारे में विवरण है। प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधि सभा किस ढंग से बनेगी। उसके बाद लेखा परीक्षक कौन रहेंगे, ऑडिटिंग की बात हो रही है। उसके बाद बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होंगे प्रांत के, उसके बारे में विवरण है। बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, उसको कौन ऑपरेट करेंगे, क्या साइनिंग अथॉरिटी होगी, उन सब चीजों के बारे में है इस खंड में। फिर कानूनी कार्यवाही अगर कहीं जरूरत लगी तो कानूनी कार्यवाही किस ढंग से हो पाएगी, किसके नाम पे होगी, कौन करेगा और प्रांत को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में इस खंड में है। हिसाब किताब, जैसा आपको जानकारी है हर चीज का हिसाब किताब होना चाहिए, हम लोग वैसे भी मारवाड़ी आदमी हैं, लेकिन वो भी परिभाषित है कि हिसाब किताब किस ढंग से रखा जाएगा, क्या उसका कैलेंडर ईयर होगा, क्या फाइनेंशियल ईयर होगा, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी है। फिर संशोधन हम कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में किसी कारणवश अगर विघटन करना हुआ प्रांत का, जो कि पहले पूर्व कालों में हुआ भी होगा, तो वो उसकी भी एक संरचना हमारे जो संस्थापक लोग हैं उन्होंने पहले ही प्रांत के मैनुअल में, प्रांत हमारे संविधान में लिख दिया है। ये हमारे प्रांत के बारे में है, प्रांतीय नियमावली के बारे में। अगर किन्हीं बंधुओं को कोई प्रश्न है या किन्हीं बंधुओं को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, या किन्हीं बंधुओं को कुछ वैल्यू ऐड करना है इसमें तो उसका भी स्वागत है। हम आगे बढ़ने से पहले 10 सेकंड में वेट करूंगा, 15 सेकंड प्लीज, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। रवि जी अग्रवाल, अगर आप उपस्थित हैं तो आप कुछ अगर मार्गदर्शन देना चाहें। रवि जी ने 15 मिनट का ब्रेक लिया है, तो 15 मिनट बाद वापस ज्वाइन करें। ठीक है। किन्हीं और भाइयों को अगर कुछ समझना है कि कोई चीज नहीं समझ में आई तो हम उस चीज का जिक्र कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अगर आदेश हो तो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े भैया। ओके, थैंक यू। अब हम खंड 3 की तरफ जाते हैं जो कि परिशिष्ट ख है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हमारी गृह शाखा हर मारवाड़ी युवा मंच के किसी न किसी सदस्य की गृह शाखा जरूर है, तो ये खंड 3 में आते हैं। और फिर से शाखा का क्या स्वरूप है, शाखा का नाम कैसा होगा। नाम का मतलब है, आप अगर देखोगे तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि शाखा का नाम होगा मारवाड़ी युवा मंच, फिर शहर का नाम होगा, फिर आप उसके बाद कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो कोई भी अगर शाखा है, जैसे मान लीजिए बैंगलोर में है तो मारवाड़ी युवा मंच बैंगलोर जागृति,
शाखा का यही स्वरूप है। हम इसको मारवाड़ी युवा, अब अगर स्टार की हम बात करें तो मारवाड़ी युवा मंच बेंगलोर स्टार्स, ये इसका औपचारिक नाम है। हमारा नाम मारवाड़ी युवा मंच स्टार्स बेंगलोर नहीं है, न ही मारवाड़ी युवा मंच स्टार्स है, क्योंकि हमारे नियम में लिखा हुआ है कि जो भी शाखा बनेगी मारवाड़ी युवा मंच के बाद आपका शहर का नाम आएगा, और वो नियम है। और उसके बाद अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, जैसे उड़ान हो गया, या हमारे सिलीगुड़ी में सेवक शाखा हो गई, या लेडीजों की जागृति शाखा हो गई, मान लीजिए शक्ति शाखा है कहीं पे, तो मारवाड़ी युवा मंच धनबाद शक्ति शाखा। कहने का मतलब है नियम बना हुआ है कि मारवाड़ी युवा मंच के बाद आपके शहर का नाम आएगा, उसके बाद ही आप कुछ जोड़िएगा। तो ये परिभाषित है इसमें नाम में। दूसरा, आपका कार्यालय क्या होगा, आपके उद्देश्य क्या होंगे, आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा। आप परिभाषा में आता है कि भाई शाखा का क्या मतलब है, प्रांत का क्या मतलब है, राष्ट्र का क्या मतलब है, सदस्य के क्या मतलब है। इन सब चीजों को परिभाषित किया हुआ है अलग अलग खंडों में, क्योंकि प्रांत, हर शाखा के लिए प्रांत अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर कर्नाटका के लिए है तो उसमें जो भी प्रांत का मतलब है तो वो कर्नाटका प्रांत होगा। अब मान लीजिए हम बिहार के कोई शाखा की बात करते हैं यहाँ पे, और वो अगर इस संविधान को पढ़ रहा है तो उसके लिए प्रांत बिहार प्रांत होगा। तो समझ में आ रही है, इसीलिए परिभाषा दिया हुआ है कि उस शाखा के लिए प्रांत उस स्टेट वाला प्रांत है, इसीलिए परिभाषा का महत्व है। उसके आगे सदस्य, कौन सदस्य बन सकते हैं, आप कैसे सदस्यता देंगे, हमारे जितने भी सदस्य हैं उनका क्या कर्तव्य है। यहाँ पे प्लीज नोट करें, सिर्फ वर्किंग कमेटी का ही कर्तव्य नहीं है, सदस्यों का भी कर्तव्य है, उसको भी परिभाषित किया हुआ है। अब कर्तव्य है तो उसका सिक्के का दूसरा पहलू अधिकार भी होता है। तो सदस्यों का क्या अधिकार है, ये भी हमारे लिए, ये मैं जितने भी वर्किंग कमेटी के मेरे भाई यहाँ जुड़े हुए हैं सबको मैं बोलूंगा कि ये दोनों सेक्शन आप जरूर पढ़ें। हमारे संविधान में वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी है कि सदस्यों को उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत कराएं, और वर्किंग कमेटी की ये भी जिम्मेदारी है कि उनके अधिकारों के बारे में भी आपको अवगत होना चाहिए। अधिकार आपको बोलने नहीं है सदस्य को, लेकिन अगर कोई अधिकार आपको, आपका सदस्य, आपके शाखा का सदस्य अगर उस अधिकार का यूज करता है तो आपको उस अधिकार का रिस्पेक्ट करना है, और आपको वो जानकारी देनी है या उसके अधिकार को पूरी तरह से मानना है। तो अधिकार वर्किंग कमेटी को पता होना चाहिए कि मेरे सदस्य का ये अधिकार है और मैं जवाबदेह हूँ संविधान के अंदर। और दूसरा, सिक्के का दूसरा पहलू है कि हमें सदस्य के कर्तव्यों को भी समय समय पे उनको बताते रहना चाहिए कि ये आपके कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं, सदस्यता समिति कैसे बनेगी, सदस्यों का सदस्यता से हटाने का क्या प्रावधान है। अगर हम किसी को सदस्यता से हटाते हैं तो उसका क्या प्रावधान है, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी खंड 3 शाखा नियमावली में दी हुई है। उसके बाद सदस्यता शुल्क क्या लेंगे हम, और उसमें कैसे विभाजन होगा, उसके बारे में जानकारी है। यह है कार्यकारिणी समिति। आप लोग सभी कहीं ना कहीं शाखा के, राष्ट्र के कार्यकारिणी समिति में है, तो यहाँ पे शाखा नियमावली के अंदर शाखा की कार्यकारिणी समिति के बारे में विवरण दिया हुआ है। उसके बाद पदाधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं और उनके क्या अधिकार हैं। उसके बाद साधारण सभा, जिनको हम बोलते हैं कि जीबीएम, जनरल बॉडी मीटिंग, वो साधारण सभा के बारे में है। विशेष साधारण सभा, किसी कारणवश अगर वर्किंग कमेटी या प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर साधारण सभा नहीं बुलाते हैं तो विशेष साधारण सभा भी कुछ वर्किंग कमेटी के लोग बुला सकते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी को वो नोटिस दे सकते हैं। अगर वो नहीं 10 दिन के अंदर बुलाते हैं तो वो खुद मिल करके भी एक साधारण सभा कर सकते हैं, और वो मान्य सभा होगी। इसमें 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 5 वर्किंग कमेटी के लोग अगर कोई आवेदन करते हैं सेक्रेटरी को कि सभा 10 दिन में बुलाओ, और वो अगर नहीं बुलाते हैं, और उसमें विषय देना होगा इस विषय के लिए, और अगर सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट नहीं बुलाते हैं तो वो 5 लोग विशेष सभा बुला सकते हैं, लेकिन उसमें डिस्कशन सिर्फ उसी पॉइंट पे होगा जिसके लिए आवेदन किया गया था। तो ये सब प्रावधान है हमारे संविधान में, और हम लोग क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, हम लोगों को इन सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, हमारा बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, कौन सिग्नेटरीज होंगे, उन सब की जानकारी है। हमारी लिपि क्या होगी कार्य की, हमारे कोष कैसे मेंटेन होंगे,
इसमें कोषाध्यक्ष साहब को ध्यान देना है, हमारे कोष कैसे मेंटेन होंगे। उसके बाद जितने भी शाखा के कोषाध्यक्ष जुड़े हुए हैं वो कृपया इस चीज को पढ़ें। हमारे संविधान में हिसाब किताब कैसे रखना है, अगेन कोषाध्यक्ष साहब पढ़ें। हमारे संशोधन कैसे हो सकते हैं, हम ग्रहण कैसे करेंगे चीजों को, कानूनी कार्रवाई शाखा के केस में भी हो सकती है, किस रूप में हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। किसी कारणवश अगर विघटन होता है तो वो कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी लिखित में डिटेल में प्रावधान है। और लास्ट में अन्य विषय में बेसिकली एक वीटो पावर दी गई है कहीं ना कहीं राष्ट्र को और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, कि संविधान में अगर कोई भी चीज परिभाषित नहीं है, किसी चीज के बारे में दुविधा है, अगर हम किसी चीज को नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं, तो लास्ट सेक्शन में राष्ट्र को उन सब चीजों का एक अधिकार दिया हुआ है कि वो उन सब चीजों पे दिशा निर्देश दे सकते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं ये भी लिखा हुआ है कि उसको प्रांतीय अध्यक्ष से भी सलाह लेनी पड़ेगी अपने उन शाखा जो कि निमित्त शाखा उस जिस प्रांत की वो शाखा है वहां के प्रांतीय अध्यक्ष से भी विचार विमर्श करके अपनी राय और मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो ये खंड 3 था और इसी के साथ हम संविधान का अध्याय यहीं पे खत्म करेंगे। अगर किन्हीं भाइयों को किसी भी तरह का कोई सवाल है तो अभी हम ले सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। इस स्लाइड के बाद हम ब्रांच मैनुअल पे आ जाएंगे। सुशील जी मेरे को लगता है कि जो आपका पिरामिड है ना, वो जो पिरामिड है नेशनल, स्टेट और लोकल, वो रवि जी मैं संविधान के बाद डिस्कस करना चाहूंगा। अच्छा, ताकि लोग उसको कोरिलेट कर लेंगे। और साधारण सभा के बारे में मेरे को लगता है कि कर्नाटक ब्रांच साधारण सभा को बहुत सीरियसली नहीं लेती है और उससे बहुत इनपुट आता है। इस बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी साधारण सभा के बारे में जरूर देंगे। रवि जी आप साधारण सभा शाखा की बात कर रहे हैं या प्रांत की बात कर रहे हैं? जीबीएम की बात कर रहा हूँ, शाखा की। ओके ठीक है। अभी मैं चाहूंगा कि उपस्थित लोग अपना प्रश्न करें इससे पहले कि हम ब्रांच मैनुअल की तरफ अग्रसर हों। सुशील जी मेरा एक क्वेश्चन था इसमें। प्लीज। जैसे अपने ब्रांच सदस्य की अधिकार और उनके कर्तव्य की बात करते हैं, उसी तरीके से प्रांत के अंदर में भी होगा, उसी तरीके से नेशनल में भी होगा। अगर कोई भी वर्किंग कमेटी या जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उसके अधिकार को नहीं दे पाता है तो वो सदस्य किस फॉरम में जाके अपने प्रॉब्लम्स को रखे? क्या वो शाखा लेवल पे ही होगा या फिर वो प्रांत लेवल पे भी जा सकता है, वो अपने नेशनल लेवल पे भी जा सकता है? ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पे अपने पास में कोई? मैं मनीष जी आपका सवाल बहुत सुंदर है। मेरे सामने संविधान की कॉपी रखी हुई है। इसमें जो आप अगर सदस्यों का अधिकार वाला सेक्शन देखेंगे, सदस्यों का अधिकार तीसरे खंड के 8वें में है, साधारण सदस्यों का अधिकार, पेज नंबर 79। सबके बेनिफिट के लिए मैं रीड कर दूंगा ताकि भले टाइम ज्यादा लगे लेकिन नॉलेज वो जरूरी है। साधारण सदस्यों के अधिकार, मंच के राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं शाखा स्तर पर आयोजित अधिवेशनों एवं समारोह में भाग ले सकते हैं। अपने प्रस्ताव, विचार तथा निवेदन लिखित रूप से, ये आपका आंसर करेगा आपके सवाल का। अपने प्रस्ताव, विचार तथा निवेदन लिखित रूप से, इसमें आप शिकायत को भी ले सकते हैं, रूप से राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं शाखा स्तर पर मंच के समक्ष प्रस्तुत कर सकें तथा निमंत्रित किए जाने पर सभाओं की कार्रवाई में भाग ले सके और नियमानुसार मतदान कर सके। उसके बाद तीसरा है, मंच के राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा शाखा स्तर पर आयोजित चुनाव में संविधान का वर्णित नियमों में के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। चौथा है, शाखा के वार्षिक रिपोर्ट, आय व्यय विवरण, अन्य लेख पत्रों, बजट, पारित प्रस्ताव आदि की जानकारी ले सके तथा संभव हो तो प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सके और संबंधित प्रशिष्टीकरण, संबंधित स्पष्टीकरण प्राप्त कर सके। शाखा की साधारण सभा की सूचना प्राप्त करें, शाखा के अंश ग्रहण करें और बहस आदि में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा। मेरे को लगता है ये पांचों बिंदु आपके सवाल को जवाब दे चुका है। हमारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ओपन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय, प्रांतीय और शाखा स्तर। हमारे कोई भी सदस्य तीनों स्तर में जा करके अपनी बात को रख सकते हैं, ऐसा हमारे
शाखा अधिकार के नियमावली में लिखा हुआ है। मनीष जी, उम्मीद करता हूं आपके जिज्ञासा को मैंने शांत कर दिया हो। और कोई प्रश्न? हाँ जी, सुशील, मेरी आवाज आ रही है? हाँ संदीप जी, स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद कि कर्नाटक प्रांत में 1-2 साल में पहला ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू संदीप जी। इसी जो अभी मनीष जी ने क्वेश्चन पूछा, इसी पे एक और क्वेश्चन है। अगर हमने कंप्लेन या कुछ दे भी दी प्रांत को या राष्ट्रीय में, तो अगर वो कुछ उसका निष्कर्ष या नतीजा नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? जी, आपका बहुत ही सुंदर सवाल है संदीप जी, और मैं खुश हूं कि आपने इस बात को रखा, क्योंकि जितना संगठन बड़ा होता है उसमें दुविधाएं और प्रचलन, ये पेचीदियां भी आएंगी। मेरा एक चीज मानना है कि अधिकार हमें दिया हुआ है कि हम कंप्लेन कर सकते हैं या विचार रख सकते हैं, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्र या प्रांत बाध्य है उस पर एक्शन लेने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट बाध्य है कि जो भी चीज लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाएगी वो प्रेसिडेंट को साइन करनी पड़ती है। वो एक बार वापस भेज सकता है लोकसभा में, लेकिन अगर फिर से वो वापस आ जाती है सेकेंड टाइम विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, तो उसके बाद प्रेसिडेंट फिर नहीं भेज सकता, उसको साइन ही करना है। लेकिन मैं आपको एक तोड़ बताता हूं जिसका कि बहुत से प्रेसिडेंट ने यूज किया है। उस बिल को वो अपने टेबल पे ही रखा रहता है अनंत काल के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं डिफाइन किया हुआ है कि प्रेसिडेंट को 3 महीने में ही साइन करना है। अगर वो नहीं साइन करेगा तो वो बिल एक्ट अपने आप बन जाएगा। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी प्रावधान नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कोरिलेट करना चाहता हूं कि हम लोग, मैंने ये प्रेजेंटेशन ये बोल के किया कि मैं बहुत छोटा हूं, हमारा देखने का नजरिया हर चीज में अलग हो सकता है। हमें अपने राष्ट्र और प्रांतीय नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, अगर मैं किसी चीज की शिकायत करता हूं और किसी कारणवश राष्ट्र या प्रांत उस पर अगर कोई एक्शन या उस पर कोई स्टेप नहीं ले रही है, तो मैं ये मान के चलूं कि शायद उन्होंने अपने विवेक का यूज किया है, और मेरे व्यक्तिगत शिकायत से बड़ा शायद मंच का जो ये है ओवरऑल पिक्चर हित में है, जो मंच हित में है, शायद उन्होंने वो निर्णय लेकर के मेरे कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया होगा। मैं अपने आप को अगर आपकी जगह रखूंगा तो ये मान करके कि मेरा कंप्लेंट मंच हित से छोटा है, और राष्ट्र और प्रांत में जो लोग बैठे हैं वो मंच हित को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसीलिए शायद मेरी कंप्लेंट को नहीं एड्रेस किया गया। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है संविधान के बारे में, राष्ट्र और प्रांत बाध्य नहीं है कि हम वो कंप्लेंट पे एक्ट करें। शायद मैं आपकी बातों को, जिज्ञासा को तृप्त कर पाया हूँ। अगर वो कंप्लेन का जो भी रूल्स है, अगर रूल के मुताबिक कंप्लेन दिया गया है और वो संविधान में अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हाँ ये कंप्लेन जायज है और इस संबोधित अगर कंप्लेन है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन क्या लिया जाएगा वो भी लिखा हुआ है अगर संविधान में। उसके बाद मैंने आपको बोला मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं शाखा स्तर पे काम किया हुआ हूं और प्रांतीय स्तर पे काम करने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैंने सिर्फ एक लाइन में ही उसको परिभाषित करने की प्रयास किया है अपने तरफ से कि मंच हित, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व को लगता है मंच हित और प्रांत का जो पूरा सेटअप है वो हित हमारे इंडिविजुअल कंप्लेंट से बड़ा है, तो हम एक साधारण सदस्य होने के नाते हमें ये मान के चलना चाहिए कि उन्होंने अपना विवेक का उपयोग किया है, और हम अपने नेतृत्व को बाध्य नहीं कर सकते अपने चीजों को। ठीक है, इस चीज को मैं सिर्फ रखना चाहूंगा। ठीक है। और कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है? क्योंकि फिर हम आगे मंच मैनुअल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा एक सवाल है सुशील भैया। हाँ प्लीज नाम बताइए, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं। गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ गोपाल जी, नमस्ते है आपको। बेंगलोर शाखा से। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है। बेंगलोर शाखा से
अपने हाँ गोपाल सॉरी, कुमार। अच्छा गोपाल जी हमारे सेक्रेटरी, सॉरी आप सचिव हैं हमारे, बहुत बहुत स्वागत है। सचिव तो बाद में, पहले तो एक मेंबर हूँ। और बिल्कुल जैसा कि हमारा संविधान कहता है सुशील भैया कि जी हमारा प्रेसिडेंट सिर्फ 2 साल के लिए रह सकते हैं। जी और जहां तक मेरा आज 8-9 साल का अनुभव हो गया ब्रांच, जी जी प्रेसिडेंट हटाना बहुत आसान है, प्रेसिडेंट बनाए रखना मुश्किल है। जी और अगर मान लीजिए कोई शाखा चाहती है कि उसका प्रेसिडेंट 2 नहीं 3 साल रहे, जी तो उसके लिए क्या प्रावधान है? मतलब जी, बहुत सुंदर गोपाल जी, बहुत सुंदर सवाल किया। सवाल और कुछ है उसमें आपका? नहीं, मैं इस पे एक मतलब क्योंकि आप प्रांत में हैं और आज हमारे साथ जी रवि जी भी हैं, जी तो पे जरूर एक आगे भी चर्चा जी, रखेंगे। नहीं गोपाल जी, मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपका सवाल है। इतना है, इसके लिए हम लोग क्या कर मैं बोलता सकते हैं हूँ अगर ये शाखा बदल जाए? अध्यक्ष और उसके टेन्योर, और कितने टेन्योर, हाँ, यही सवाल है आपका, राइट? जी जी जी। जी गोपाल जी, बहुत सुंदर सवाल है और खुशी है, सबको इस चीज की जानकारी लगेगी। हमारे संविधान के हिसाब से कोई भी एक सदस्य लगातार 2 वर्ष के लिए शाखा अध्यक्ष रह सकता है, बैक टू बैक, समझ गए? जी, परंतु अपने जीवन काल में वो 3 वर्ष रह सकता है। कहने का मतलब है उसको एक कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा बीच में, ओके, समझ गए? हाँ, बैक टू बैक 2 साल रह सकता है, अपने जीवन काल में 3 साल रह सकता है किसी शाखा का वो अध्यक्ष। इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन? चौथा मेरा इसमें राय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास वीटो पावर है हर चीज के बारे में, हमारे संविधान से रिलेटेड, और वो लास्ट के अन्य अन्य सेक्शन में आता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की विशेष सहमति से या अप्रूवल से हम किन्हीं भी चीजों को ओवररूल कर सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो। और ये जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं, इसके लिए जो राष्ट्र से और रवि जी अग्रवाल अगर ज्वाइन कर चुके हैं, वो इस चीज में और ज्यादा प्रकाश डाल सके। पर 2 साल बैक टू बैक और 3 साल लाइफ टाइम एक कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा, ये क्लियर है। कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? रवि जी अग्रवाल, आपका, रवि जी अगर आप जुड़े हुए हैं तो। रवि जी शायद नहीं है। रवि जी सिंघानिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, सेम है। सेम है, ओके, धन्यवाद। सुशील जी, हाँ प्लीज बोलिए। मेरी एक सवाल है, आप कार्यकारिणी समिति पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि एक कार्यकारिणी समिति का पूरे साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए। ओके, इस बारे में हमारे सभी साथियों को आप बताएं। ओके, कार्यकारिणी समिति के बारे में ऐसा है कि साल में मतलब 12 मीटिंग्स होनी चाहिए कार्यकारिणी समिति की, और वो आप कॉन्फ्रेंस कॉल से भी कर सकते हैं, जूम के कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर ऑल्टरनेट मीटिंग व्यक्तिगत मीटिंग जरूर करें, तो 12 मीटिंग करनी जरूरी है। हमारे संविधान में ऐसा भी उल्लेख है कि अगर कोई भी कार्यकारिणी सदस्य 3 कंसेक्यूटिव कार्यकारिणी मीटिंग में नहीं आता है बिना इन्फॉर्म किए, तो वर्किंग कमेटी को वो अधिकार है कि उसको वो कार्यकारिणी से हटा करके उसकी जगह में उपयुक्त इंसान को मनोनीत कर सकते हैं कार्यकारिणी। तो कार्यकारिणी समिति का जो आपने फ्रीक्वेंसी की बात करी, वो उसके बारे में ये है। सुशील जी, जी मैं सुनील मित्तल बोल रहा हूँ। बोलिए मित्तल जी, स्वागत है। या मेरा पहला ये मतलब ट्रेनिंग में अटेंड कर रहा हूँ, मतलब पहला पार्टिसिपेशन है जी। और बाय द वे मैं भी धनबाद से ही हूँ पर बैंगलोर में रहता हूँ। ओके, मैं धनबाद करकेन से बिलोंग करता हूँ। आपसे व्यक्तिगत टच करेंगे, लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर आएगा पीपीटी के। हाँ, मैं मरवाड़ी, मैं वो धनबाद से बहुत पुराना पहले छोड़ दिया था। पर एक क्वेश्चन, आप सवाल करिए, हम आगे ऑफलाइन बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा था। अभी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन जो आया था कि प्रेसिडेंट का जो 2 या 3 साल का जो टेन्योर जो डिस्कशन हो रहा था, जी, ये अच्छा था कि 2 साल बाद अगर हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्रेसिडेंट को जी, बट सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब प्रेसिडेंट अपने पद में होता है जी, तो वो अपने पद के अंदर में क्या मतलब एक्शंस लेता है कि अपना रिप्लेसमेंट खोजने के लिए। बिकॉज
एक प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है, मतलब अपने अंदर में अपना। मित्तल जी, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। देखिए, जिस ढंग से सिस्टम बना हुआ है वो मारवाड़ी युवा मंच में ही नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे, या कोई भी दूसरी संस्था देखेंगे, पूरे देश में अग्रवाल समाज है और भी बहुत बड़े बड़े संगठन हैं। जनरली क्या होता है, जो भी अध्यक्ष होता है उसके नीचे 2 या 3 उपाध्यक्ष होते हैं, उनके नीचे सेक्रेटरी होते हैं, सह सचिव होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, सह कोषाध्यक्ष होते हैं। तो परंपरा के हिसाब से तो यही है कि उपाध्यक्ष या सचिव या ट्रेजरर उन्हीं लोगों को बनाया जाता है या वो बनते हैं अपनी काबिलियत, जो कि भविष्य के प्रेसिडेंट हैं। अब इट इज अ मैटर ऑफ इंक्लिनेशन कि जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो किसको ग्रूम कर रहा है और वो अपने टॉर्च को, अपनी मशाल को आगे किस को देने का सोच रहा है। आपका सवाल बहुत सुंदर है और हर शाखा अध्यक्ष को अपने कार्यकाल में ऐसा जरूर करना चाहिए कि वो आगामी पीढ़ी को किस रूप में देख रहा है और किसको श्रृंखला में मशाल सौंपने की सोच रहा है, उसकी ग्रूमिंग और उसकी हर चीज पे उसकी ट्रेनिंग उसको करनी चाहिए। ये मोर ऑफ ऑपरेशनल क्वेश्चन है आपका मित्तल जी, ऑपरेशनल क्वेश्चन है ये, पर शायद मैंने उसको जवाब दिया। या थैंक्स जी मित्तल जी, बहुत, हम ऑफलाइन बात करेंगे। और किन्हीं भाइयों को रवि जी, आपका आदेश हो तो आगे बढ़े। थैंक यू। अब इसके साथ हमने संविधान के बारे में एक मूलभूत जानकारी मोटा मोटा ऊपर के ही लिए हैं। आप लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर दी है और आप कोशिश करिए उसको पढ़ने की। आगे बढ़ते हैं। ब्रांच मैनुअल, शाखा दिशा निर्देश। जिन भाइयों ने देखा है उनको साधुवाद, जो अभी दर्शन कर रहे हैं उनको भी साधुवाद। ऐसा है हमारा ब्रांच मैनुअल। आगे बढ़ते हैं। दिशा निर्देश के मूलतः 5 खंड हैं, एक एक करके हम देखेंगे। 2, 3, 4, 5। जिस ढंग से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऊपर रूप से समझा, उसी तरह से हम शाखा दिशा निर्देश को भी समझेंगे। खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड और पंचम खंड। प्रथम खंड में प्रस्तावना, शाखा कैसे बनती है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी है। दूसरे खंड में सदस्यों हेतु दिशा निर्देश, उसके बारे में जानकारी है। तीसरे में महत्वपूर्ण पहलुओं पर दिशा निर्देश। चौथे में पदाधिकारियों हेतु दिशा निर्देश और 5वें में परिशिष्ट है। ये 5 खंडों में विभाजित है ये बुक और इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी अलग अलग स्लाइड में हम आगे देखेंगे। प्रथम खंड जो कि प्रस्तावना के बारे में है, इसमें है कि मंच का परिचय क्या है, मंच के उद्देश्य क्या है, युवा मंच का दर्शन क्या है और सांगठनिक विवरण क्या है, कि हमारी क्या टायर सिस्टम है, उसके बारे में ये प्रथम खंड बेसिकली एक शाखा कैसे स्थापित होगी उसके बारे में जानकारी देता है। हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय खंड में सदस्यों हेतु दिशा निर्देश के बारे में कहा गया है, जिसमें कि साधारण सदस्यों की भूमिका, साधारण सदस्यों के अधिकार और व्यक्तिगत विवरण तालिका, आपके जो सदस्य सूची, उनकी जानकारी, उनका डिटेल, उनके बारे में इस द्वितीय खंड में जानकारी है। इन सब चीजों के बारे में इलेबोरेट में लिखा हुआ है भाइयों। समय की बाध्यता है, हर चीज को मैं यहाँ नहीं कवर कर सकता। आप लोगों को एक रास्ता दिखा दिया कि आप, और जिज्ञासा पैदा कर दी कि इन खंडों में इन चीजों के बारे में जानकारी है। अब मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप कृपया इन किताबों को बारे में एज अ वर्किंग कमेटी तो डेफिनेटली पढ़िए, और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को तो मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि आप तो कंपलसरी पढ़िए इसको। आप अपने आप में एक डिफरेंट कार्यकर्ता के रूप में देखेंगे। आगे बढ़ता हूं। तृतीय खंड जो कि महत्वपूर्ण पहलुओं पर दिशा निर्देश देता है। पहला है कि संगठन के बारे में, दफ्तर का प्रबंधन कैसा होगा, बैठकों का आयोजन और संचालन कैसा होगा, कार्यक्रमों का संचालन कैसा होगा, लेखाकार और परीक्षण कैसा होगा, और अकाउंट्स और ऑडिटिंग कैसे होगी, वित्तीय व्यवस्था कैसे रखनी है, क्या कैलेंडर पीरियड है। पंचीकरण मतलब कि शाखा को हमें रजिस्टर करवाना है, स्टेट के जो भी एक्ट हैं
उसके बारे में विवरण है कि हमें जैसे कि बेंगलोर में खुशी है कि बहुत सी शाखाएं हमारी रजिस्टर्ड है अलग अलग हमारे कर्नाटका सोसाइटीज एक्ट के अंदर में, जो कि बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और उसके बाद है शाखा के चुनाव कैसे होंगे, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी तृतीय खंड में दी हुई है हमारे ब्रांच शाखा दिशा दर्शिका में। खंड 4 में हमारे अधिकारियों के बारे में क्या दिशा निर्देश हैं। पहले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दूसरे में सचिव और संयुक्त सचिव, तीसरे में कोषाध्यक्ष एवं वित्तीय व्यवस्था कैसी रहेगी, और उसके बाद उप समिति और सह संयोजक, इन सब चीजों के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमें इस खंड में मिल सकती है। हम पांचवें खंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम नई शाखा सदस्य का आवेदन कैसे आएगा, हम उसे प्रोसेस कैसे करेंगे, पदाधिकारियों के दौरे कि जैसे आप अपने अपने शाखाओं में जा करके मिलें, लोगों से मिलें, लोगों के से जाएं, उनके दौरे करें, इनके बारे में है पदाधिकारियों के दौरे। प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है हमें, उसके बारे में जानकारी है। मासिक प्रगति विवरण, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें भेजनी होती है राष्ट्र को, उसके बारे में फॉर्मेट्स, ये सब चीजों की जानकारी दी हुई है। उसके बाद चुनाव का सूचना पत्र कैसा होगा, प्रपत्र कैसा बनेगा, कौन चुनाव अधिकारी होंगे, कौन नियुक्त करेगा, उसके क्या अधिकार होंगे, और उन सब चीजों के बारे में सारी विस्तृत जानकारी है। फिर शपथ की क्या विधि होगी, और लास्ट में शाखा की सक्रियता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाखा की सक्रियता, शाखा की सक्रियता का मतलब है हमारे मारवाड़ी युवा मंच में हर शाखा को चार शाखाओं के रूप में माना गया है कि हर शाखा 4 तरह की शाखाएं होती हैं। पहली शाखा है आदर्श शाखा, जो कि मूलतः सभी चीजों को फॉलो करती है। दूसरा है सक्रिय शाखाएं, जो कि आदर्श शाखा से कुछ कम चीजों को फॉलो करती है। तीसरी है अर्ध सक्रिय शाखाएं, जिसमें कि सिर्फ मैंडेटरी चीजों को फॉलो कर रही है, वो बहुत ज्यादा चीजों को फॉलो नहीं कर रही है। और चौथी है निष्क्रिय शाखाएं, जो कि हमारी चीजों को फॉलो नहीं कर रही है, चुनाव नहीं करवा रही है, वर्किंग कमेटी नहीं फॉर्म कर रही है, काम नहीं कर रही है। तो ये हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये चारों चीजें परिभाषित हैं कि शाखा किस तरह की होती है हमारी, उसके निर्धारित मापदंड क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आदर्श शाखाएं, सक्रिय शाखाएं, अर्ध सक्रिय शाखाएं और निष्क्रिय शाखाएं। तो आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपकी जो गृह शाखा है, जिसकी आप वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप क्या आदर्श शाखा है, आप क्या सक्रिय शाखा है, आप क्या अर्ध सक्रिय शाखा है, या आप निष्क्रिय शाखा है। आप मैनुअल में से पॉइंटर्स उठा लीजिए कि आदर्श शाखा को, मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट। आदर्श शाखा को 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 बिंदुओं को मानना पड़ेगा या करना पड़ेगा, तब वो आदर्श शाखाएं हैं। सुशील जी, सबको म्यूट करने के लिए बोलिए। तो 1 मिनट, मैं म्यूट करता हूं। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। हाँ रवि जी, मैं जैसा बोल रहा था कि आदर्श शाखाओं में ऐसे 14 बिंदु हैं जो कि जो शाखा फॉलो करती है तो उनको आदर्श शाखा माना जाता है, और जो भी उनमें से जो शाखा उपरोक्त में से 14 शर्तों में से 12 शर्तों को पूरी करती है, मतलब 2 शर्त नहीं पूरी करती है, तो उनको सक्रिय शाखा माना जाता है। और उसके बाद जो शाखाएं निम्न 5 शर्तों को पूरी करती है, जैसे चुनाव संपन्न करना, राष्ट्रीय शुल्क देना, हिसाब किताब रखना, बैठकों का आयोजन करना और मंच स्थापना दिवस का पालन करना, उनको अर्ध सक्रिय शाखाएं बोली जाती है। और जो भी इन सब में से कोई भी कार्य नहीं करती है, उनको निष्क्रिय शाखाएं मानी जाती है। तो ये पूरी तरह से वेल डॉक्यूमेंटेड है कि आप 14 चीजें करते हो तो आप आदर्श शाखा हो, ये नहीं करते हो सक्रिय शाखा हो। सिर्फ ये बेसिक 5 रिक्वायरमेंट है, अर्ध सक्रिय शाखा हो, और अगर आप नहीं करते हो कुछ भी तो निष्क्रिय शाखा हो। इसके साथ हम ब्रांच मैनुअल के अंतिम स्लाइड पे हैं। किन्हीं भी भाई बंधुओं को अगर कोई सवाल करना हो तो वो कर सकते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें।
सर मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष पद के लिए संविधान में क्या रूल है? कौन से अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष, नो प्रांतीय नो अध्यक्ष, शाखा या अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष के लिए ही पूछ रहा ओके, हूँ। धन्यवाद सुरेश जी। किस तरह का इस सवाल में आप सवाल में कुछ और मतलब ऐड करेंगे नहीं, तो उसके वो कितने साल तक शाखा में रह सकते हैं? ऑलरेडी इस बात पर डिस्कशन हो चुका है। सुरेश जी, इस बात पे डिस्कशन हो चुकी है। मैं उस वक्त शायद कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं उस चीज को रिपीट कर देता हूँ। पहली बात, कोई भी नई शाखा बनती है तो प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त करता है उस शाखा अध्यक्ष को। कोई भी नई शाखा बनती है तो 21 लोगों की एक टीम बनेगी। वो टीम प्रांतीय अध्यक्ष के पास जाएगी। प्रांतीय अध्यक्ष उस शाखा को मान्यता देगा और प्रांतीय अध्यक्ष ही पहला शाखा अध्यक्ष नियुक्त करेगा। क्लियर है? नई शाखा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, पुरानी शाखा के लिए। मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो प्रांतीय अध्यक्ष ने शाखा अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया। उसके बाद शाखा अध्यक्ष, कोई भी आदमी 2 साल के लिए लगातार कंसेक्यूटिव शाखा अध्यक्ष रह सकता है, लेकिन अपने जीवन काल में, सुरेश जी पूरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न रखिएगा। हमारे पास समय है। कोई भी आदमी अपने 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए शाखा अध्यक्ष रह सकता है, लेकिन अपने जीवन काल में 3 बार शाखा अध्यक्ष बन सकता है। कहने का मतलब है 2 कंसेक्यूटिव पीरियड के बाद उसको 1 साल का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा, उसके बाद वो शाखा अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि किसी ने ईयर 1 में शाखा अध्यक्ष बना, दूसरे साल में कोई और बना, तीसरे साल में फिर वही बना जो पहले साल में था, उसके बाद वाले साल में भी वो बन सकता है क्योंकि या उसके बाद चौथे साल में फिर कूलिंग पीरियड आ गया और 5वें साल में वो फिर बन गया। कहने का मतलब है कि कंसेक्यूटिव 2 साल और कूलिंग पीरियड ला करके 3 साल, एक जीवन काल में शाखा के वो 3 बार शाखा अध्यक्ष बन सकते हैं। अब सुरेश जी, आपकी क्या जिज्ञासा और रह गई है, प्लीज बताइए। मेरा ये पूछना था कि एक मेंबर कितने वर्षों तक सदस्य बने रह सकता है, उसके बाद वो अध्यक्ष पद के लिए दावेदार बन सकता है? साल भर की सदस्यता होनी चाहिए। या कोई पोस्ट होना जरूरी है उसको कि उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, सेक्रेटरी हो, तब या कार्यकारिणी में होने के बाद हो? इसमें मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसमें कोई एक बाध्यता है कि उसको साल भर या 2 साल का समय शाखा में बिताने के बाद ही वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर पद पे नियुक्त हो सकते हैं। नितेश जी कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। भैया, शाखा नियमावली के हिसाब से 2 साल कम से कम कार्यकारिणी सदस्य जो रहेगा वही आपके शाखा का अध्यक्ष बन सकता है। बस यही जानना था मुझे को। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद नितेश जी। मैंने ये कहीं पढ़ा था लेकिन मेरे को फुल क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए मैं उसको। कार्यकारिणी सदस्य भी वही बन सकता है जो आपके शाखा में 1 साल साधारण सदस्य रह चुका है, उसी को आप कार्यकारिणी सदस्य भी बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आगे बढ़ते हैं, समय को। एक क्वेश्चन और था सुरेश जी लास्ट में। फिर सब चले जाएंगे तो वो क्वेश्चन का महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है सुरेश जी, जैसे ही आपकी इच्छा। जैसे एक ब्रांच में अगर कोई मेंबर अध्यक्ष पद के लिए दावेदार के रूप में खड़ा होता है और वो हार जाता है या पराजित हो जाता है, फिर वो दूसरे सेम बेंगलोर की संस्था में जाकर वो जुड़ जाता है और उसको पद प्राप्त हो जाता है, वो क्या सही है? सुरेश जी, मैं यहाँ पे किसी चीज को सही या गलत बताने के लिए क्या उचित है या सिस्टम है हम लोग का? मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ इस सवाल को जवाब देने के लिए। आप हमारे संविधान, हमारे ब्रांच मैनुअल और हमारे राष्ट्रीय प्रांतीय नेतृत्व से पूछिए। मैं बहुत छोटा हूँ इस सवाल को जवाब देने के लिए। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति।